हेलो स्टूडेंट्स। आज जो मैं क्वेश्चंस आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ ये 10 क्वेश्चंस आमतौर पे आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क और बैंक के पीओ लेवल के क्वेश्चंस हैं ये। ठीक है। तो पहली चीज़, मैंने अपना जो कैमरा है वो ऑफ कर रखा है बिकॉज मैं चाहता हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सॉल्व कर सकूँ अच्छे से और कोशिश कर सकूँ कि आप लोगों को मैं डिटेल में समझा सकूँ। और हम लोग एक ऐसा सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें सिर्फ वही स्टूडेंट्स फॉलो करें या वही स्टूडेंट्स क्लास को देखें जो थोड़े से सीरियस हैं, जिनको अब इस बार एसबीआई पीओ या आईबीपीएस पीओ या बैंक का कोई एग्ज़ाम निकालना है स्पेशली। और एसएससी के भी स्टूडेंट्स देख सकते हैं जिनको मेंस का एग्ज़ाम देना है, क्योंकि प्री में इतने टफ क्वेश्चंस आजकल नहीं आ रहे हैं। अगर आप तब भी देखना चाहते हैं तो आप ज़रूर से ज़रूर देखिए, आपको प्री में भी फ़ायदा मिलेगा लेकिन थोड़ा सा लेवल कम हो जाएगा। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि आप लोग ज़रूर से ज़रूर इसको लाइक करिए। जब से ऐसे ही आप लोग ये वीडियो को देखिएगा तो लाइक करिएगा और जजमेंटल ना होइएगा। पूरे वीडियो को देखने के बाद ही आप लोग को समझ में आएगा कि लेवल क्या है क्लास का। तो कोशिश करिएगा आप लोग सॉल्यूशंस के ऊपर काफ़ी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जो सॉल्यूशन होगा वो आपके आगे काम आएगा, ना कि आंसर बी है और क्या कारण है। बहुत जल्दी जल्दी चीज़ों को नहीं करेंगे, डिटेल में करेंगे। ज़्यादा जल्दबाजी भी कभी कभी बहुत गलत हो जाती है। ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट्स नए हैं प्लीज़ इसको वीडियो कम से कम 5-6 मिनट देखें और चीज़ों को समझें, आपको अच्छा लगेगा। इसीलिए मैं 10-10 क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ, ना कि 50-50 क्वेश्चन, ताकि आप लोग को देखने में दिक्कत हो। पहले क्वेश्चन है, आई वुड ऑलवेज चेरिश द फाउंड मेमोरीज ऑफ अवर एसोसिएशन। मतलब मैं इसको हमेशा मज़ा लूँगा। चेरिश माने होता है मज़ा लेना। मैं जो मेरी अच्छी यादें हैं इस एसोसिएशन के साथ, मैं इसका आनंद जिंदगी भर लूंगा। आई वुड ऑलवेज चेरिश द फाउंड द मेमोरीज ऑफ अवर एसोसिएशन। देखिए मॉडल वर्ब होती हैं। कौन सी वर्ब होती हैं? मॉडल वर्ब्स। ठीक। तो हम लोग पहले कोशिश कर लेते हैं कि जो हाइलाइटर है वो येलो कर लें ताकि दिखे अच्छे से। जो मॉडल वर्ब्स होती हैं जैसे कि कैन हो गया, कुड हो गया, मे हो गया, माइट हो गया, वुड हो गया, शुड हो गया, मस्ट हो गया, यूज टू हो गया, डेयर हो गया, नीड हो गया, विल हो गया, शैल हो गया और आउट टू हो गया। आप इन वर्ब्स को याद कर लिएगा। ये जो मॉडल वर्ब्स होते हैं ये अपने बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं। क्या लेते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का मतलब है कि इनके बाद कभी भी हैज़ का यूज़ नहीं हो सकता। इनके बाद हमेशा हैव का यूज़ होगा। इनके बाद कभी भी हैड का यूज़ नहीं हो सकता। इनके बाद कभी भी वर्ब की सिंगुलर फॉर्म का यूज़ नहीं हो सकता। ना ही इनके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ना ही वर्ब की सेकंड फॉर्म। ध्यान रखिएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म का यूज़ हो सकता है। इसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो यहाँ पर अगर आप सवाल को देखेंगे तो यहाँ पर चेरिश्ड दे रखा है और वुड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और इसीलिए यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो चेरिश हो जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। दूसरी चीज़ देखिए, पेपर ने यहाँ पर धोखा दिया है कि आपको ऑलवेज रख दिया है। ऑलवेज एक एडवर्ब होता है। क्या होता है? एडवर्ब। ऑलवेज एक एडवर्ब है। तो लोगों को लगता है कि ऑलवेज में एस लगा हुआ है तो वो लोग ऑलवे कर देते हैं। कुछ यूपी बोर्ड के स्टूडेंट या थोड़े से जो हुई हिंदी बैकग्राउंड के स्टूडेंट होते हैं वो ऑलवे कर देते हैं। तो यहाँ पे ऑलवे में कोई भी छेड़छाड़ ना करके हम लोगों को चेरिश्ड में छेड़छाड़ करनी पड़ेगी। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। अभिलाष फाइनली डिसाइडेड टू मैरी विद द गर्ल हिज अंकल चोज फॉर हिम। अभिलाष ने तय कर लिया था कि वो उस लड़की से शादी करेगा जो उसके अंकल ने उसके लिए चुनी थी। एक ध्यान आप लोग और दिएगा कि यहाँ पर देखिए चूज रखा हुआ है। जो ये चूज होता है इसकी तीन फॉर्में होती हैं, चूज, चोज और चूजन। देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म में कितनी बारीकी से काम हुआ है कि जो सिंगल ओ कर दिया गया है, जो डबल ओ था उसको क्या कर दिया गया है? सिंगल ओ, चोज। इसका जो प्रोनाउंसिएशन भी होता है वो अलग हो जाता है, चूज, चोज, चोज, चूजन। ठीक है। पहली चीज। कुछ जैसे कि आप लोग ध्यान दिएगा कि इंटर हो गया, अटैक हो गया,
एम्फसाइज हो गया, ऑर्डर हो गया, इंटर हो गया, अटैक हो गया, एम्फसाइज हो गया, ऑर्डर हो गया। आप लोग ध्यान रखिएगा, उसी में एक वर्ड आता है मैरी हो गया। इन सारे वर्ड्स के बाद प्रेपोजिशन का यूज नहीं होता है, ठीक है। ये ट्रांसिटिव वर्ब्स होती हैं। कौन सी वर्ब्स होती हैं? ट्रांसिटिव वर्ब्स। ट्रांसिटिव वर्ब्स वो होती हैं जो अपने बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेती हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि इनके बाद जो भी नाउन या जो भी प्रोनाउन आएगा उनके बीच में और इनके बीच में कोई भी प्रेपोजिशन नहीं रहेगा, कोई भी प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए मैरी एक वर्ब है और मैरी के बाद विद का यूज हुआ है, तो यहाँ पर विद का यूज नहीं होगा। डिसाइडेड टू मैरी द, तो मैरी के बाद विद का इस्तेमाल नहीं होगा क्योंकि मैरी एक ट्रांसिटिव वर्ब होता है। हालांकि जब इसका पैसिव बनाएंगे तो मैरी के बाद टू का यूज हो सकता है, बट यहाँ पर क्योंकि ये एक्टिव फॉर्म में यूज हुई है तो मैरी के बाद कोई भी प्रेपोजिशन का यूज नहीं होगा। इसीलिए आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। इट टुक मी ऑलमोस्ट अ आवर टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म। लगभग मुझको 1 घंटा लगा था एप्लीकेशन फॉर्म को भरने में। तो ज़रा ध्यान दिएगा, आर, HOUR, HONEST, ऑनेस्ट, HER, ये जो 3 वर्ड होते हैं इसमें शुरुआत का जो H होता है वो साइलेंट होता है। यह इन्हीं को याद रखिएगा बस, जब भी पेपर में आएगा तो यही 3 आते हैं। इनके पहले का जो एच होता है वो सॉलिड होता है, इसीलिए जो मेन वर्ड बन जाता है वो ओ बन जाता है, ई बन जाता है। और ये तीनों वॉवेल साउंड को जनरेट करते हैं। क्योंकि ये वॉवेल साउंड को जनरेट करते हैं तो इसीलिए इनके लिए आ का यूज ना करके हम लोग किसका यूज कर देंगे? एन आर का यूज कर देंगे। इट टुक मी ऑलमोस्ट एन आर टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म, कि मुझे लगभग 1 घंटा लग गया था एप्लीकेशन फॉर्म को भरने में। If you will come to our house tomorrow, we shall play hide and seek together. अगर तुम हमारे घर कल आओगे तो हम लोग अवश्य हाइड एंड सीक खेलेंगे कल, ठीक है। तो पहली बात तो आप लोग ध्यान रखिएगा, कुछ ऐसे कंजंक्शंस होते हैं जैसे कि इफ हो गया, जैसे कि अनलेस हो गया, जैसे कि अनटिल हो गया, जैसे कि व्हेन हो गया, व्हेनेवर हो गया, एज सून एज हो गया, सपोज हो गया, इन केस हो गया। ये कुछ ऐसे कंजंक्शंस होते हैं जो टाइम की और कंडीशन की सेंस जनरेट करते हैं। किसकी सेंस जनरेट करते हैं? टाइम की और कंडीशन की। ऐसे सेंटेंसेस के बाद आम तौर पे सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस का। इनके बाद फ्यूचर प्रेजेंट का इस्तेमाल हम लोग नहीं करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर विल कम की जगह पे सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब कि कम का इस्तेमाल हो जाएगा। इसीलिए सेंटेंस ए वाला रॉन्ग हो जाएगा। इफ़ यू कम टू अवर हाउस टुमारो वी शैल प्ले हाइड एंड सीक टुगेदर, ठीक है। जैसे कि इसमें इफ है ये कंडीशनल है, अनलेस कंडीशनल है, सपोज कंडीशनल है, इन केस कंडीशनल है, अनटिल, व्हेन, व्हेनेवर, एज सून एज ये टाइम वाले हैं। जो ये 4 हैं ये टाइम वाले हैं, ये 2 और ये 2 कंडीशन वाले हैं। और द पॉइंट्स, इन ऑटो कंजंक्शंस के बाद आमतौर पर सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल होता है, सिंपल फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल नहीं करते हैं। द क्रूअल सिस्टर मेड हर लिटिल ब्रदर टू क्राई एज ही टोर हर ड्रेस वाइल प्लेइंग। जो दुष्ट बहन थी उसने अपने भाई को रुला दिया था क्योंकि उसने उसकी बहन का ड्रेस फाड़ दिया था खेलने के दौरान, ठीक है। तो पहली बात तो यह बात ध्यान रखिए, कुछ पॉजिटिव वर्ब्स होती हैं। जो पॉजिटिव वर्ब्स होती हैं वो 4 होती हैं। जैसे कि हो गया मेक, जैसे कि हो गया हैव, जैसे कि हो गया गेट, जैसे कि हो गया कॉज। इसमें हम लोग जो काम है वो ऑब्जेक्ट से करवाते हैं। मतलब ये काम करेंगे तो हम लोग, लेकिन काम करेगा ऑब्जेक्ट लेकिन माध्यम हम बनेंगे। जैसे द मदर मेक्स द चाइल्ड
स्लीप। इसका मतलब माँ बच्चे को सुलाती है। सोता कौन है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन है? बच्चा। ये काम तो माँ कर रही है लोरी सुनाने का, लेकिन सो कौन रहा है? बच्चा सो रहा है। तो जब कभी भी मेक आ जाए तो जो उसका ऑब्जेक्ट होगा वो हमेशा बेयर इन्फिनेटिव लेता है। क्या लेता है? बेयर इन्फिनेटिव। जो माँ है वो बच्चे को सुलाती है। सोता कौन है? बच्चा सोता है। तो यहाँ पर देखिए मेड आ गया। तो जो क्रूअल सिस्टर थी उसने अपने छोटे भाई को रुलाया था, तो रोया कौन था? भाई रोया था। तो भाई तो ऑब्जेक्ट हो गया, तो इसका मतलब है जो काम किया है वो भाई ने किया है रोने का, लेकिन मजबूर किसने किया ये काम करने के लिए? बहन ने। इसका मतलब काम तो कोई और करेगा लेकिन माध्यम बहन बनी है। तो जब कभी भी काम कोई और करता है और माध्यम कोई और बनता है तो उसको हम लोग कॉजेटिव वर्ब्स कहते हैं। तो यहाँ पर कॉजेटिव सेंटेंस में जो कॉजेटिव वर्ब अगर मेड आई है तो कभी भी टू प्लस वी वन का इस्तेमाल नहीं होता है, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होता है, जिसको हम लोग कहते हैं बेयर इन्फिनेटिव। क्या कहते हैं? बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं। इसीलिए मेड के बाद कभी भी टू प्लस वी वन का इस्तेमाल नहीं होता है। मेक की जगह पे पेपर हैव का भी यूज कर सकता था, तो यहाँ पर मेड की जगह पे अगर हैड कर देता तब भी यही रूल फॉलो होता। हैड के बाद भी बेयर इन्फिनेटिव आता है, लेकिन यहाँ पे अगर गेट और कॉज कर दिया होता तो हमेशा टू प्लस वी वन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, कुछ में एडवांस रूल्स भी होते हैं, फिलहाल अभी बेसिक बेसिक बता रहे हैं ताकि आप लोग समझ लें। The strict boss did not give her assent to the employee's whimsical request. whimsical माने होता है eccentric। क्या होता है? eccentric। eccentric का मतलब होता है फर्जी, सनकियों वाली, useless request। The strict boss did not give her assent। देखिएगा पहली बात तो एक होता है ascending order, सुना होगा आपने, और एक होता है descending order। ascending का मतलब होता है ऊपर की ओर, descending का मतलब होता है नीचे की ओर, और एक होता है एसेंट। एसेंड माने होता है मंजूरी और डिसेंट माने होता है ना मंजूरी। ठीक है, तो ये असेंट माने होता है अप्रूवल, जो राष्ट्रपति देता है बिल्स को, अप्रूवल। और डिसेंट माने होता है ना मंजूरी, डिसअप्रूवल। क्या हो जाएगा इसका मतलब? डिसअप्रूवल। तो इसका मतलब होता है डिसअप्रूवल और इसका मतलब होता है अप्रूवल। ठीक है, और असेंडिंग का मतलब होता है गो अप साइड और डिसेंडिंग का मतलब होता है गो कम डाउन साइड। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग का मतलब होता है नीचे से ऊपर की ओर और डिसेंडिंग का मतलब होता है ऊपर से नीचे की ओर। तो यहाँ पर जो एसेंट है वो असेंडिंग वाला दे दिया गया है, देखिए। तो इसीलिए यहाँ पर एसेंट की जगह पे ASSENT का यूज हो जाएगा। तो जो बॉस था उसने मंजूरी नहीं दी थी, तो यहाँ पर अप्रूवल की बात हो रही है, और जब अप्रूवल की बात होगी तो ये वाला एसेंट आएगा, ना कि ये वाला एसेंट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। द हार्डर यू स्ट्रगल द फास्ट यू वुड रीच योर डेस्टिनेशन। जितना ज्यादा तुम मेहनत करोगे उतनी ही जल्दी तुम अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे। देखिएगा एक आर्टिकल का रूल आता है, आर्टिकल्स के रूल में एक रेशियो का रूल होता है, रूल ऑफ रेशियो। आर्टिकल्स में एक रेशियो का रूल होता है। जब कभी भी हम लोग अनुपात की सेंस लगाते हैं तो हमेशा कंपैरेटिव डिग्री लाते हैं। देखिए जैसे द हार्डर यू स्टडी द बेटर यू बिकम। जितना तुम मेहनत करोगे उतना तुम अच्छा बन जाओगे। द हार्डर यू स्टडी द बेटर यू बिकम। तो यहाँ पर हार्डर क्या है? देखिए सीडी। तो अगर पहले वाले सेंटेंस में सीडी से स्टार्ट हुआ है तो दूसरे वाले सेंटेंस में भी सीडी का इस्तेमाल होगा। इसी को हम लोग रेशियो कहते हैं, जितना और उतना। मैथ में भी आपने पढ़ा होगा, जितना वो मेहनत करता है उतना ही वो कमजोर होता जा रहा है। जितना आप ऊपर जाते जाते हैं, फिजिक्स में होता है, उतना ही आपको ठंडा महसूस होता है। द हायर यू गो द कूलर यू फील। तो ये जो सेंस होती है ये कंपैरेटिव डिग्री की सेंस होती है। तो दोनों ही केस में कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करना पड़ेगा। आंसर हो जाएगा आपका सी वाला। I always confided onto my friend when I was a child and he never divulged my secrets to anyone। मैंने हमेशा अपना जो राज थे वो अपने दोस्त से शेयर करे थे, और जब मैं छोटा था, और उसने आज तक की वो राज कभी भी किसी को रिवील नहीं किया। डिवल्ज माने होता है रिवील्ड करना, रिवील राज खोलना। इसका मतलब अनर्थ भी होता है। क्या होता है? अनर्थ, किसी चीज से पर्दे हटाना, किसी चीज के ऊपर से पर्दा हटाना। रिवील, डाइवर्ज, अनर्थ, इसका मतलब होता है किसी चीज को शेयर करना, किसी के साथ शेयर नहीं किए थे। आई ऑलवेज कन्फाइडेड टू माई फ्रेंड।
या इन माई फ्रेंड। कन्फाइड के बाद टू आता है या तो इन आता है। कन्फाइड के बाद कभी भी ऑन टू का इस्तेमाल नहीं होता है। कन्फाइड माने होता है, एक तो कन्फाइड माने होता है चार दीवारी में किसी को बंदी बनाना, ही वॉज कन्फाइडेड इन, ठीक है, इन द रूम, किसी चीज को बंदी बना लेना। और कन्फाइड माने होता है अपने राज शेयर करना, किसी को अपने राज देना। लास्ट वीक द टीचर एक्सप्लेन द बुक पेजेस आफ्टर पेजेस एंड आई अंडरस्टूड एवरीथिंग। याद रखिएगा, जब कभी भी दो नाउन को जोड़ने के लिए कोई प्रेपोजिशन आ जाए, जब कभी भी किसी भी दो नाउन को जोड़ने के लिए कोई प्रेपोजिशन आ जाए, तो जो नाउन नंबर वन होता है और नाउन नंबर टू होता है, ये हमेशा सिंगुलर रहते हैं। ध्यान रखिएगा, जो नाउन नंबर टू होता है और नाउन नंबर वन होता है, जो दोनों सिंगुलर रहते हैं हमेशा। अब जैसे कि आ गया वर्ड्स, वर्ल्ड बाई वर्ल्ड, इसका मतलब शब्द प्रति शब्द, वन बाई वन, एक एक करके, ठीक है। तो वैसे ही आया हुआ है पेजेस आफ्टर पेजेस। तो पेजेस आफ्टर पेजेस, तो ये तो प्रेपोजिशन है, ये तो प्रेपोजिशन है, ये तो प्रेपोजिशन है। तो ये नाउन सिंगुलर और ये नाउन सिंगुलर, ये नाउन सिंगुलर तो ये नाउन सिंगुलर, तो ये नाउन सिंगुलर तो ये नाउन सिंगुलर। जब कभी भी किसी भी दो नाउनों को कोई प्रेपोजिशन जोड़ता है, तो हमेशा वो नाउन सिंगुलर रहते हैं, पेज आफ्टर पेज। तो इसीलिए यहाँ पर पेजेस से एस हट जाएगा और ये वाले पेजेस से भी एस हट जाएगा और दोनों नाउन को सिंगुलर करना पड़ेगा, पेज आफ्टर पेज। तो आंसर हो जाएगा आपका सी वाला ऑप्शन। The condition of the healthcare system will not improve unless the committee does not recommend robust policy changes। जो कंडीशन है हेल्थ केयर सिस्टम की, वो इम्प्रूव नहीं होगी जब तक सरकार रिकमेंड नहीं करती है कोई रोबस्ट पॉलिसी चेंज। रोबस्ट माने होता है मजबूत, रोबस्ट माने होता है मजबूत। याद रखिएगा, कुछ कंजंक्शन ऐसे होते हैं जैसे कि अनलेस हो गया, जैसे कि टिल हो गया, जैसे कि अनटिल हो गया, अनलेस, अनटिल और अनलेस। ये तीन कंजंक्शन ऐसे होते हैं जिनके बाद कभी भी नॉट का यूज नहीं होता है, ठीक है, जिनके बाद कभी भी नॉट का यूज नहीं होता है। साथ साथ आप लोग एक वर्ड और रख लिए, लेस्ट। लेस्ट के बाद भी आमतौर पे नॉट का यूज नहीं होता है। अनटिल, अनलेस और लेस्ट, इनके बाद नॉट का यूज नहीं होता है, ठीक। देखिए पेपर ने यहाँ पर क्या दे रखा है, अनलेस दे रखा है। जैसे कि अनलेस आ जाए तो आपको सबसे पहला काम ये देखना है कि अनलेस के बाद विल तो नहीं आ रहा है, अनलेस के बाद शैल तो नहीं आ रहा है, अनलेस के बाद वुड तो नहीं आ रहा है। पहली मिस्टेक तो पेपर यही देता है कि अनलेस के बाद विल, अनलेस के बाद शैल और अनलेस के बाद वुड दे देगा। दूसरी मिस्टेक क्या देता है, अनलेस के बाद वो नॉट दे देगा। तो अनलेस के बाद नॉट का यूज भी नहीं होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जैसे ही आपको अनलेस मिल जाए तो उसके बाद कभी भी नॉट का यूज नहीं होता है। इनफ फॉर टुडे। आज ये क्वेश्चन मैंने लगवाए हैं, अगर आप लोग को अच्छे लगे हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो इसकी सीरीज़ में आगे लेकर के और आऊँगा, ठीक है। थैंक यू।